इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माह अज़ादारी है, माह वफ़ादारी है और हम बात करेंगे माह मुहर्रम अल हराम की। पाकिस्तान में इसका चांद नज़र आ गया है। यौम आशूर 19 अगस्त बरोज़ जुमेरात होगा। आज से मुल्क भर में अब मजालिस का एहतमाम होगा। इमाम बारगाहों में अज़ादारों की बड़ी तादाद मजहबी रसूमात की अदाई के लिए जाएगी, लेकिन इस बार मुहर्रम अल हराम में सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना का फैलाव रोकना। इसके लिए न सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि समाजी इदारे भी भरपूर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, बल्कि उनका रेशियो कुछ ज़्यादा हमें नज़र आता है। अज़ादारों की वैक्सीनेशन के लिए भरपूर इंतजाम भी किए जा रहे हैं और कासिम सुमरो के मुताबिक कराची की बड़ी इमाम बारगाहों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि कई फलाही इदारों ने भी मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं ताकि शहरी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा सकें। ये सिर्फ मुहर्रम अल हराम में ही नहीं, इंसानियत की भी खिदमत होगी। अवाम की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कोई अहम कदम हो या मुस्तकीन की मदद, हर मुश्किल वक्त में समाजी इदारे सबसे आगे नज़र आ रहे हैं और इन तमाम इदारों में सबसे आगे जो इदारा है उसके रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़फ़र अब्बास। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई सूरत हाल ऐसी बन जाए कि घरों में फाकों की नौबत आ जाए। तो ऐसे में ऐसे इदारों ने और ख़ास तौर पे जेडीसी ने बहुत ज़्यादा अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको निभाया, बल्कि कहना चाहिए कि अपनी इस्तिताअत से बढ़कर किया। ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हम देख रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब पहली दूसरी लहर आई तो बिल्कुल खाने के लाले पड़ गए, लोगों को रोज़गार के लाले पड़ गए। उस वक्त आप और आप समेत दीगर रुफ़क़ा कमर बस्ता हुए और लोगों की आप लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि मदद की, उनका दुख बांटा। ऐसे ही ये सबसे अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद तीसरी और अब चौथी लहर आ चुकी है और मुहर्रम अल हराम में ये चौथी लहर आई है। हम सिर्फ कराची की क्यों, पूरे पाकिस्तान की बात करें तो अब पंजाब में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कराची की अगर ख़ास तौर पे बात करें तो ये बताइए कि अब कहाँ कहाँ आप मोबाइल यूनिट्स कायम कर चुके हैं और क्या इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई है? देखिए, हमने उन इलाक़ों को कवर किया है जैसे जहाँ पर कम वैक्सीनेशन हो रही थी। जैसे कि हमने कोरंगी में राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में बहुत बड़ा ड्राइव थ्रू और वॉक थ्रू दोनों लगा दिया है और माशाल्लाह से वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और अब तो माशाल्लाह 10 दिन के करीब हो गए हैं। वहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है और 24 घंटे सेंटर चल रहे हैं। वहाँ पर तीनों शिफ्टों में स्टाफ आ रहा है, वैक्सीनेशन स्टाफ है और जो एंट्री करने वाले हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो लोग हैं, रज़ाकार हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के, उस इलाके के अपने रज़ाकार तंजीमें आ रही हैं। कभी वहाँ पर लोगों के लिए चाय का एहतमाम कर रही हैं, कभी कुछ लाजिम बात रश ज़्यादा है। वॉक थ्रू वाले में टाइम ज़्यादा लग रहा है, घंटा लग जाता है, लेकिन ड्राइव थ्रू पर टाइम कम लगता है क्योंकि गाड़ियों का नंबर जल्दी स्पीड में आ जाता है, गाड़ियों की तादाद कम होती है। इसी तरह से हमने पंजाब ग्राउंड शाह फैसल में बहुत बड़ा लगाया हुआ है हमने सिंध गवर्नमेंट के ताउन से और DMC कोरंगी हमारे साथ उसके अंदर है। इसी तरह से हमने सऊदाबाद मलीर में फ़ुटबॉल ग्राउंड जो है पूरा उसमें लगाया हुआ है। उसके अंदर भी हर जगह पर कोई 15 से 20 कैंप हैं जहाँ पे आराम से लोग आएँ, एंट्री करवाएं, ख़वातीन का अलग एहतमाम है। इसी तरह से लियाकताबाद में जो हमारा डायलिसिस सेंटर है JDC का फ्री डायलिसिस सेंटर, वहाँ पर हमने KMC के ताउन से लगाया हुआ है। इसी तरह से हमने अभी कल जो इतवार का दिन था, हमने नश्तर पार्क में परसों हमने इतवार के दिन पूरा हमने वहाँ पर पूरे दिन के लिए सुबह 9 बजे से लेकर रात 1 बजे तक के लिए हमने वहाँ पर पूरा इंतजाम किया था। ड्राइव थ्रू, वॉक थ्रू, 50 से ज़्यादा हमने वहाँ पॉइंट बनाए थे कि लोग आएँ और हमने बोला था 25 से 30 हज़ार अफराद भी आएंगे तो हम उनको वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि KMC भी हमारे साथ है, DMC सेंट्रल भी थी, वो जो DMC वहाँ नश्तर पार्क की थी वो भी थी, उसके अलावा जाफ़र फैमिली फाउंडेशन, बहुत सारे इदारे हमारे साथ उसमें शामिल हो गए थे। तो हम जो हमारी अपनी पूरी टीम है मेडिकल की, JDC रेस्क्यू की, वो उसमें शामिल थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन कराने आए उनको जल्द अज जल्द, ऐसा नहीं हमारे पास कोई एक वैक्सीन हो, हमारे पास नश्तर पार्क में 5 वैक्सीनें थी। और ये आपसे पूछना चाह रहा था कि वैक्सीन कौन कौन सी? हमारे पास 5 वैक्सीनें उस दिन वहाँ मौजूद थी और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अभी भी इस वक्त हमारे मोबाइल यूनिट्स रेडी हो रहे हैं। हमने औरंगी टाउन की भी जो इंतजामिया उससे भी रब्ता कर रहे हैं कि हम औरंगी टाउन में, हम लांडी में, हम नई कराची में, हम इन जगहों में बड़े बड़े कैंप लगा दें। भले लोग ऑफिस दफ्तर से शाम में आ रहे हैं, शाम में आ जाएँ, रात में आ रहे हैं, रात में आ जाएँ। लाजिम बात है, कोई अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकता और लोग अपनी फैमिली के साथ अगर आना चाहते हैं फैमिली के साथ आएँ। इतना अच्छा, इतना फ्रेंडली माहौल हमने वहाँ पे मुहैया किया है। लाइटिंग का इंतज़ाम है, जनरेटर है, उसमें डीजल इस्तेमाल हो रहा है, तमाम चीज़ें वहाँ हमने अपनी जानिब से दी हैं। ज़फ़र भाई, एक चीज़ है, आपने जिन इलाकों का नाम लिया, कोरंगी हो गए, मलीर सऊदाबाद हो गए, लियाकताबाद, यहाँ के लोग जब एक्सपो सेंटर में सिंध गवर्नमेंट ने इनको कहा या फिर वफाकी हुकूमत ने कहा तो थोड़ा रिलक्टेंट थे, उनकी अपनी कुछ होंगी कोई ना कोई वजूहत, लेकिन जब आपने ये तमाम तर चीज़ें लगाई, गो के हुकूमती मशीनरी भी आपके साथ काम कर रही है, तो मैं इसको कैसे समझूं कि लोगों का एतमाद
हुकूमती मशीनरी से ज़्यादा अब ज़फ़र अब्बास और इन फलाही इदारों पे, इन NGOs पे, इस पे है? जिस वक्त कोविड की पहली लहर आई थी और हुकूमत ने बोला सब अपने घरों में बैठ जाएं, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने आप बाहर नहीं निकलेंगे, और उन बेचारों को ना राशन मिला हुकूमती जानिब से, ना किराए मिले, ना उनके बच्चों की फ़ीसें मिली, ना वैन के पैसे मिले, ना यूटिलिटी बिल्स मिले, ना माँ बाप की दवाइयाँ, कुछ नहीं मिला। उस वक्त हमने जिस तरह से हमें पाकिस्तानियों ने, मुखय्यर पाकिस्तानियों ने, बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया, यही वजह थी कि हमने दावा किया कि हमने एशिया का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चलाया। देखें, एक दिन में 30-35 हज़ार बुरे राशन बांटना 4 महीने 10 दिन तक, ये छोटी बात तो नहीं थी। और ये कौन दे रहा था? पाकिस्तानी तो दे रहे थे। तो लाजिम बात है उन तक खाना पहुंचा, लोग भरोसा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसीलिए कोविड की जो भी सूरत हाल होती है हम लोगों को बताते हैं। मैं आज के दिन में भी बोल रहा हूँ, कोविड अच्छी पोजीशन नहीं है कराची में, केसेस आ रहे हैं सामने। मेरे मोबाइल पे रात से अब तक 100 फ़ोन आ चुके हैं कि हम अपने मरीज़ को इस अस्पताल लेकर गए थे, फुल था, अब यहाँ लेकर गए, फुल है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किससे रब्ता करेंगे, वहाँ आपको कोई बंदा है नहीं है। हम ज़्यादातर लोगों को ये बोल रहे हैं, भाई आप एक्सपो ले जाएं, एक्सपो फुल है, जिन्ना अस्पताल ले जाएं, क्योंकि उन्होंने जिन्ना अस्पताल ने तीसरा वार्ड भी खोल दिया है। हम डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा से भी राब्ते में, हम तमाम अस्पतालों से राब्ते में, हम अब्बासी शहीद से भी राब्ते में। वहाँ पर जो वार्ड है, दूसरा वार्ड जो खुला है, उसमें जितने मॉनिटर लगे हैं, ICU मॉनिटर, सब JDC ने डोनेट किए हैं। लाजिम बात है, इतने मिलियंस ऑफ रुपीज़ की मशीनें हम क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे शहर का कोई भी शख्स इसलिए ना मर जाए, उसके बच्चों को ये अफसोस ना रहे कि मैं अपने बाप को, भाई को, माँ को लेकर घूमता रहा, शहर में कोई अस्पताल नहीं था। तो हम जिस हद तक भी कर सकते हैं, हमने 1.5 साल फ्री अस्पताल चलाया कोरोना का हुसैन लाखानी ट्रस्ट के साथ, हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन एक मुश्किल टाइम है और इस वक्त केसेस आ रहे हैं और भरपूर आ रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने कासिम सोमरो साहब से भी बात की, हमने उनसे यही पूछा कि जी जब आपने लॉकडाउन से पहले 26-23% था, अब आप कह रहे हैं कि 17% तक आ गया है, उनके हिसाब से तो हौसला अफजा बात थी। लेकिन आपने जो अभी जो एक मंजर कशी की है कि आपके पास रात से फ़ोन आ रहे हैं, तो वो एक बार फिर हमें ऐसा लग रहा है कि रेशो उतना नहीं है। वाज़ेह बात कर रहा हूँ, कॉलें आ रही हैं भरपूर, और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है आप ईदी सेंटर फ़ोन करके मालूम कर लें। कॉलें आ रही हैं भरपूर, केसेस आ रहे हैं भरपूर, लोगों को बहुत एहतियात करनी होगी। जहाँ भी कोई इज्तिमा है, कोई मजलिस है, SOPs का ख़ास ख्याल रखें, मास्क लाजमी लगा के जाएँ, कोशिश करें। मेंबरों से भी ये बात बताई जाए कि अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो भाई करा ले। आप वैक्सीन ना लगवा के कमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने किसी बूढ़े वालिदैन से या किसी बुज़ुर्ग भाई बहन खाला मामू को की ज़िंदगी से खेल रहे हैं कि आप कोरोना लेकर जाएंगे। ठीक है, आप पे असर नहीं कर रहा, लेकिन जो घर में जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और जहाँ भी कहीं इज्तिमात हो रहे हैं, मजालिस हो रही हैं, वहाँ पर डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखें। जितनी भी SOPs फॉलो कर सकते हैं करें। बड़े पैमाने पर सैनिटाइज़र्स होने चाहिए हर जगह पर, जो लोग आ रहे हैं उनको बार बार सैनिटाइज़र फराहम किया जाए, जगह खुली होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और ज़फ़र भाई, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि जी अब मजालिस, क्योंकि अब आशूर भी तारीख़ तो हो गई है उसकी, तो क्या इस हवाले से आपने बड़ी अहम बात की कि मिंबर से जाना मैसेज, ये बड़ा अहम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारी इसमें तजावीज़ आई कि जी जो रूट होगा मजालिस का, वहाँ पे आप वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दें, मोबाइल यूनिट्स कर दें। सुनने में बड़ा ज़बरदस्त लगता है ये, लेकिन कितना प्रैक्टिकल है, ज़रा ये बताएं। देखिए, हम देखते हैं जहाँ भी कोई जुलूस का दिन आता है, एक पैनिक की सूरत हाल होती है, दहशतगर्दी के ख़तरात आपके सामने हैं, गलियों को सील कर दिया जाता है, दुकानों को सील कर दिया जाता है, कंटेनर लगा दिए जाते हैं। एक ऐसा माहौल होता है कि जैसे कोई बहुत ही ख़तरनाक जंगी सूरत हाल है। तो लाजिमी बात है, जंगी सूरत हाल के अंदर एक ID जैमर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ID जैमर्स लग जाएंगे तो वहाँ पर कौन कैंप लगा के बैठेगा वैक्सीन लगाने, जब आपका नेट ही नहीं चल रहा होगा? तो एंट्री कैसे होगी? 25 मुश्किलात हैं। और एक चलते हुए जुलूस में अगर आप लोगों को रोक रहे होंगे कि रुकिए ज़रा आप वैक्सीन लगवा लें, अगर एक बंदे पे 4 से 5 मिनट भी लगेगा, तो ये सारा काम मैं समझता हूँ किसी जुलूस के बीच में होने का नहीं है, ये आपको उससे पहले करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अगर आज पहली मुहर्रम में आज तमाम मेंबरों से इस चीज़ की पाबंदी कराई जाए कि भाई वैक्सीन लगवाएं। और बड़े बड़े देखें, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, हमने तो शहर में इतने बड़े बड़े सेंटर लगा दिए हैं जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। अगर आपको एक्सपो में 6 घंटे वेट करना पड़ा था, आप कोरंगी स्टेडियम आ जाएं, 10 मिनट में फारिग करेंगे आपको। आप शाह फैसल पंजाब ग्राउंड आ जाइए, आप लियाकताबाद आ जाइए, JDC का जो डायलिसिस सेंटर है मेन डाखाने पे बना हुआ है, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं। हम तो अभी और पूरे कराची में देखें, हम ये कैंपेन तो इसलिए चला रहे हैं कि एक्सपो के अंदर जो मार पिटाई, जो धक्कम पेली, हमने एक्सपो के अंदर चाय पानी खाने का भी इंतज़ाम कर दिया है, आम पब्लिक के लिए भी कर दिया है, ताकि जो अगर कोई शख्स 2-4 घंटे से खड़ा है और पैनिक सूरत हाल में आ रहा है, उससे बाहर निकले। हम तो लोगों की आसानी के लिए जिस हद तक भी अभी हम अपनी मोबाइल भी तैयार कर रहे हैं जो मुख्तलिफ छोटी छोटी आबादियों में जाएगी। और आपने जो गुफ्तगू की, अब यहाँ तक कि सिर्फ ये नहीं कि जहाँ जहाँ आपने कैंप्स लगाए हुए हैं वहाँ पे सिर्फ वैक्सीन नहीं बल्कि दीगर इंतजाम भी बड़े एहसन तरीके से चल रहे हैं। यहाँ से लेके जो
एक्सपो सेंटर है जहाँ पे हुकूमती अमलदारी है, वहाँ पे भी अब खाना पहुँचा रहे हैं ताकि लोग लड़ भिड़ के और ये सब ना करें। में जिस दिन फील्ड अस्पताल बना था ना, आज से 2 साल पहले, उस वक्त से आज तक मरीजों का खाना भी हम ही दे रहे हैं। अच्छा, इससे अब मैं सवाल कंटिन्यू करूँ, जो जहाँ पे हुकूमती अमलदारी है वहाँ पे हमने देखा कि पहली चीज़, लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं गए, जो गए उनका बहुत शुक्रिया, नहीं गए उसके बाद जब उनको धमकी दी गई सिम बंद करने की, फिर वो पहुँचे, मारा मारी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, शीशे टूट गए, सारी चीज़ हो गई। लेकिन ज़फ़र अब्बास, या फिर ये एक नाम है ना, एक आम शहरी है, यानी कि इस शहर का कोई भी आम शहरी उठे और वो चाहे अगर चीज़ें मैनेज करना तो वो इतने बड़े पैमाने पे भी कर सकता है, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही? हुकूमत को संजीदगी से लेना पड़ेगा इस बात को। अगर कोरोना को भी संजीदगी से नहीं लेंगे तो फिर किसको लेना पड़ेगा। देखें ना, अगर हम भूल गए हिंदुस्तान की वीडियोस, हम क्यों भूल गए कि उसमें एक बेटा बोल रहा है कि मैं सिलेंडर लेके जा रहा हूँ अपनी माँ के लिए, सिलेंडर 1 घंटे पहले लाया था, मेरी माँ अगर मर गई मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं हुकूमत को नहीं छोड़ूंगा। हर दूसरी वीडियो आ रही है, मेरा बाप मर गया, वहाँ दिखा रहे हैं जी एक साथ 100 मैयतें जलाई जा रही हैं, गंगा में बहा दी हैं। हाँ, वो बह के वापस आ रही हैं शहरों में, कि लकड़ी शॉर्ट हो गई है तो वो ज़रा सा जला के बहा देते हैं पूरी बॉडी। तो बात ये कि हमें उन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। मैं यहाँ बैठ के इस बात को यकीन दिला रहा हूँ कि मेरे फ़ोन पर रात से अब तक 100 फ़ोन आ चुके हैं पर्सनल फ़ोन पे कि भाई हमने फलां से नंबर लिया, हमें ऐसे नंबर मिला, ये कंडीशन है, अस्पताल में जगह नहीं मिली। मैं बहुत परेशान होता हूँ जब मैं सुनता हूँ ना कि मैं खुद फ़ोन कर रहा हूँ अस्पताल, वो कह रहे हैं फुल है, और मैं टीवी पे किसी वजीर का बयान सुनता हूँ कि नहीं जी बहुत जगह है अस्पताल में। तो भाई उस अस्पताल का भी नाम बताएं ना, लोग परेशान हो रहे हैं। ये 4.5 करोड़ की आबादी का शहर है, आपके पास गिनती के 3-4 अस्पताल हैं, एक फील्ड हॉस्पिटल है, एक्सपो सेंटर। अब मेरे ख्याल से जितनी आबादी है वो एक्सपो सेंटर पे मारा मारी के बाद पता चल गई होगी कि जो मरदमशुमारी में जो बताया है ना, मरदमशुमारी तो देखें आप हर मरदमशुमारी में 1-1.5 करोड़ लोग अगर कम करते चले जाएंगे तो तीसरी मरदमशुमारी के बाद अब जो आने वाली हैं 30 आदमी बचेंगे कराची में। ज़फ़र भाई, अब आगे फिर क्या किया जाए? देखिए अस्पताल भी भरे हुए हैं और ऑल्दो के हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं काम करने की, लेकिन ये वायरस ऐसी चीज़ है कि जो अपने आप को अडेप्ट करता जा रहा है। लेकिन अभी दोबारा से बात हो रही है कि यूके बंद होने जा रहा है सितंबर में, जर्मनी बंद होने जा रहा है, तो भाई इसका मतलब कुछ तो हकीकत है। हम तो बंदिश नहीं कर सकते ना, बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। मैं तो खुद इस चीज़ के मुखालिफ हूँ। जब आप किसी शख्स को ना उसकी यूटिलिटी में सपोर्ट कर रहे हैं, ना उसके बच्चों की फीस में कर रहे हैं, और आपकी भी कोई बात नहीं सुन रहा, आप स्कूल वालों से बोल लो कि फीस मत लेना, बोल रहे हैं भाई कौन हो तुम, आप बोल रहे हैं हम आपको हुक्म दे रहे हैं, हम हुकूमत हैं, बोल रहे हैं अच्छा भाई आप हो गए, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा। यूटिलिटी वाले बिल माफ़ नहीं कर रहे, मालिक मकान किराया नहीं छोड़ रहा, आप कह रहे हो काम छोड़ के घर में बैठ जाइए। अच्छा चलें, जो दिहाड़ीदार तबका था वो तो बैठ गया, जो मालिकान थे, शादी हॉलों के मालिकान, रेस्टोरेंट के मालिकान, फैक्ट्रियों के मालिकान, इंडस्ट्रीज़ के मालिकान तबाह हो गए, मकरूज़ हो गए। वो कह रहे हैं हम कहाँ से बैंकों के पैसे भरें भाई, 1.5 साल से हमारा काम ही नहीं हुआ है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो भाई अगर आप कोई भी ऐसा सिस्टम ला रहे हैं, फैसल ईदी साहब ने जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस वक्त कहा था कि आप इजाफी नोट छापिए, वो आप 20 साल पे डिवाइड कर देना, आप 25 साल पे डाल देना वो। लेकिन आप किसी भी शख्स को ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी जेब में 100 रुपए, लेकिन तुम 2 महीने 4 महीने घर में बैठ जाओ, तुम कुछ भी नहीं करोगे, अब नहीं करोगे। और दूसरी बात ये, आज तो यहाँ पर जो नौकरीदार तबका था वो दिहाड़ी पे आ गया है। वो बेचारा एक लड़का जो किसी कंपनी में IT इंजीनियर था, 60,000 रुपये पे उसकी नौकरी चली गई है, वो बाइक चलाता है दिन भर, और उसके बाद दिन में 600 और 400 रुपये लेके घर आता है। वो सर पकड़ के बैठा होता है कि 400 रुपये में लाऊं क्या, 10 किलो आटे का थैला नहीं आता 400 रुपये में। 2 साल के अंदर जो कीमतें डबल ट्रिपल हुई हैं, उसका असर एक आम आदमी पड़ तो रहा है। 120 रुपए का पेट्रोल डालने वाला आदमी पूरा शहर घूम के आता था, आज वही पेट्रोल आप 200 में डालने तो नहीं आ रहा, तो किसके ऊपर असर पड़ रहा है? वैसे इस पे मातम करें या क्या करें कि एक ज़राई मुल्क, और अगर उसमें लॉकडाउन लगे तो उसके पास लोगों को देने के लिए आटा नहीं है, गंदम नहीं है, चावल नहीं है, तो उस पर मातम ही कर सकते ना ज़फ़र भाई। अच्छा फिर ये अब मुझे बताएं कि जैसे कि आप सूरत हाल बता रहे हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, बेड्स भरे हुए हैं, ये अवाम, इनको ये समझने की ज़रूरत है कि अस्पताल तक ना पहुँचे तो बेहतर है, उससे पहले SOPs का ख्याल कर लें खुदा। सबसे पहले उससे भी पहले हमें जो बार बार एक चीज़ें देखें, हमें कोरोना के ऊपर वफाक और सूबे को एक पेज पे आना पड़ेगा। ये कौन सा मजाक है? एक बीमारी है, सूबा ये रहा सामने, सूबा कुछ और बोलता है, वफाक कुछ और बोलता है। किसके साथ मजाक हो रही है? लोगों के साथ। आपको एक पेज पे आना पड़ेगा। एक मूजी बीमारी है, इससे पूरी दुनिया में लाखों अमवात हो चुकी हैं, मिलियंस ऑफ। अभी किस चीज़ का इंतजार हो रहा है पाकिस्तान में? आप एक पेज पे नहीं आ पा रहे, आप एक लाहे अमल ही नहीं तय कर पा रहे।
करना क्या है, कैसे मुकाबला करना है, लोगों को कौन संभालेगा, और खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी अपनी शक्ल ख़राब करती है तो कौन लोग होंगे जो उसको संभालेंगे। मैं अभी 3 दिन पहले गया ईदी होम के बाहर, जो ऑक्सीजन वाला है, मैं उसके पास गया, मैंने बोला भाई ऑक्सीजन सिलेंडर है? उसने कहा पूरे 2 साल में ये वक्त नहीं आया था कि 100% ऑक्सीजन सिलेंडर चले जाते। इस वक्त 100% जा चुके हैं। पिछले 15 दिन से मेरे पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो ये मजाक हो रहा है, ये एक संजीदा सूरत हाल है। अब ठीक है, आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि नहीं जी कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वफाक बोले जी सब अच्छा है, सूबा बोले हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप जो कुछ भी करेंगे आवाम का तो बताएं। आप तो रोटी भी नहीं दे रहे उसको कि सही है जी किराया नहीं देंगे, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, हम रोटी दे देंगे तुम्हें। हमारे दस्तरखान जो रात को 8 बजे बंद होते थे, रात 12 बजे तक खुले में। कराची में 26 मकामात पे दस्तरखान है और मैंने ओपन वीडियोस डाल दिए। कोई अगर 50 और 100 रोटी भी मांगे ना, दे देना। कैसे मना करें लोगों को? आप नहीं कर सकते मना भाई, उनकी तो कुव्वतें खरीद खत्म हो गई, क्या भूख से मर जाएं? ऐसे लोग हैं जो मांग भी नहीं सकते, कोने में खड़े रहते हैं। मैं अब ये 50 दफ़ा बता चुका हूँ कि ऑल्टो, मेहरान, कल्टस गाड़ियाँ रुकती हैं। वो आके बोलते हैं हमारे मोहल्ले में 3 घर हैं, जरा 12 रोटी और 12 लोगों को सालन दे दें। हमें पता है वो अपने लिए ही लेकर जा रहे हैं। कहाँ से लेगा वो 600 रुपये का रात का खाना? वो अपनी गाड़ी की CNG के लिए परेशान है। ज़फ़र भाई, सूरत हाल हमने देखी है, हम इस पे जितनी इसके मनफी पहलू को उजागर करें उतना कम है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते अब लोगों से, क्योंकि ये ऐसा महीना है, ऐसा अयाम है कि जो आपको क़ुरबानी का भी दर्स देते हैं और सबसे अजीम क़ुरबानी का दर्स देते हैं। लोगों को इस माह मुक़द्दस के तवस्सुत से वो ऐसा पैगाम दे जाएं कि हुकूमत को तो छोड़ें, जो आम आदमी है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि ये एक बहुत अहम और गंभीर मसला है और इसके बचाव के लिए सबसे पहले अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है, फिर आगे की बात। देखें, मैं समझता हूँ जितने इमाम बारगाह हैं, जितने ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मजालिस हो रही हैं, जहाँ इज्तिमात हो रहे हैं, इन तमाम के पास अंजुमनें हैं, स्काउट्स हैं, इदारे हैं, वॉलंटियर्स हैं, मोहल्ला कमेटी हैं, जो दहशतगर्दी के बचाव के लिए घंटों खड़े होकर चेकिंग करते हैं। तो वो लोग सबीलें लगाते हैं, बहुत नज़र न्याज का एहतमाम करते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है। तो कोशिश करें, अपने मुखैर हज़रात से अपील करेंगे, हमें कुछ पैसा मास्क के लिए दें, कुछ पैसा सैनिटाइजर्स के लिए दें, और ये लाजमी करार दें कि आप अंदर जा रहे हैं, ठीक है आप वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन दूसरों के से आपको कुछ ना लग जाए। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, आपके पास कोई ऐसे जरासीम ना दूसरों को लग जाए। हर शख्स को लाजमी मास्क पहनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, वहाँ पर हर जगह आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, हर जगह स्प्रे होना चाहिए सैनिटाइजर्स का। वॉलंटियर्स मौजूद हैं आपके पास, और वॉलंटियर्स ये काम करेंगे तो सवाब मिलेगा। मैं समझता हूँ इस काम में दिल खोल के होना चाहिए, और जितने जुलूस निकल रहे हैं उन सब में भी इन चीज़ों का बराबर मैं समझता हूँ एहतमाम होना चाहिए, और लोग करेंगे, इस चीज़ का एहतमाम करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, आपने एक बार फिर नया दिन के लिए वक्त दिया, और उम्मीद हम यही करते हैं, सबसे पहले तो दुआ करते हैं खुदाबंद के हुजूर कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसी तरह जारी सारी रहे, और आप जो ये काम कर रहे हैं एक जंगी सूरत हाल में काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वबा हटे, ताकि हम और आप मिलके इस शहर की तरक्की के लिए फिर आगे काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, और सूरत हाल वो बता रहे थे वो इंतहाई गंभीर है। हम अगर सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर गुफ्तगू की है कि अगर तो हफ़्ता पहले 26% था और हफ्ते बाद आपके लॉकडाउन से 17% तक आ गए, तो क्या 17% का रेशियो कराची में इज़ इट गुड इनफ कि हम उसके बाद अब दोबारा लॉकडाउन खोल दें, या फिर हम उसकी मज़ीद तदाबीर क्या करें? क्योंकि कल आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन खुला, और आज भी आप देखेंगे कि बाज़ारों में तिल धरने की जगह नहीं है जगह जगह, और उम्मीद ही कर सकते हैं हम कि ये वबा ख़त्म हो। इंतज़ार है हमारा इस चीज़ का कि कब आवाम इसको अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो लेंगे। उम्मीद और इंतज़ार की बात कर रहे हैं तो ये शायद कराची वालों का मुक़द्दर रहा है।